हेलो स्टूडेंट। जैसा आप सब जानते हैं, हम आरबीएससी कक्षा 10 का संशोधित सिलेबस 2021-22 का जो अभी जारी हुआ था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान विषय हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जो भी चैप्टर हटाए थे वो हमने हटा के और बाकी के सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें भी हम वही उसी प्रकार से कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये आरबीएससी टॉपर क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बुक सामाजिक विज्ञान की हमारी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व पार्ट सेकंड, और यह है इतिहास की बुक। क्या पढ़ना है? तो अध्याय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें पढ़ना है। और ये सिलेबस जो है ये 2021-22 के लिए है। क्या पढ़ना है? तो अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, और अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है? अध्याय 4 और अध्याय 5। ये हमारी जो बुक है भारत और समकालीन विश्व पार्ट सेकंड, बुक नंबर फर्स्ट। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जो भी प्रेम की भावना होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ये किसके अनुसार है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। आगे देखते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासन था या शासक था। आइए देखते हैं 1804 की नेपोलियन संहिता क्या थी। ये ऐसे कैसे ही क्वेश्चन के रूप में भी आप देख सकते हैं कि 1804 की नेपोलियन संहिता को समझाइए इस प्रकार से। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। ये किसकी संधि थी? संहिता थी नेपोलियन की संहिता। कब आई थी? 1804 में। अगला है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है? 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए थे। नेपोलियन को हराने के बाद एक समझौता करने के लिए कहाँ इकट्ठे हुए थे? वियना में, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ये क्या था? वियना कांग्रेस सम्मेलन। आगे देखते हैं नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन 15 अगस्त 1769 एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। अपनी योग्यता के बल पर वह 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। ये देखते हैं। उसने कई प्रकार के युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और व्यापार लोकप्रियता हासिल कर ली। उसने अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी। कितनी वर्ष की उम्र में? 24 वर्ष की उम्र में। और क्या कौन था वो? कौन था? फ्रांसीसी सेना का सेनापति। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। आगे देखते हैं। उदारवाद क्या है? यानी लिबरलाइज्म।
शब्द देखिए ये कहाँ से आया है, शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि उदारवाद का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था कि व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता, या तो व्यक्ति को आजादी मिले या कानून के समक्ष क्या मिले, समानता। अगला है रूढ़िवाद क्या है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों पौराणिक रिवाजों पर बल देता है। ये क्या कहलाता है, रूढ़िवाद। जो परंपरा स्थापित संस्थान जो पहले से चली आ रही है, पौराणिक रिवाज, इन पर ज्यादा बल देता है। कुलीन वर्ग क्या है, ये जमीन के मालिक थे, ये यूरोपीय महाद्वीप सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कौन था ये यूरोपीय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली वर्ग। अगला है निरंकुशवाद क्या है, यह ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। जो क्या होता है, निरंकुश। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, निरंकुशवाद। आगे देखते हैं, जनमत संग्रह क्या है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कि जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर जनता को पूछा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जनमत संग्रह। अगला है यूटोपिया, कल्पना दर्श क्या है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग क्या हो, असंभव। ऐसे ऐसे समाज की कल्पना की जा रही है जिसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव। अगला है रोमानीवाद क्या है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, क्या कहलाता है, रोमानीवाद। अगला वाद है नारीवाद क्या है, पुरुष को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना, क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। किसको कराना, पुरुष को। किसका कराना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच का। अगला है जुंकर्स क्या है, प्रशास की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से होती। आइए देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, आइए इसको समझते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। देखिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, तो फ्रांस में सामूहिक पहचान बनाने के लिए जो कदम उठाए गए उनको देखते हैं। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून और अनुभव प्राप्त हो। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार तथा माप के समान व्यवस्था लागू हुई। किसकी, भार तथा माप की। आयात निर्यात का जो शुल्क लगता था, सीमा शुल्क जो लगता था, उसे समाप्त कर दिया। अगला है स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब अगर पूछ ले तो ये लिखना है, और ये फ्रांस की जो क्रांति है उसमें। अगला है फ्रांस की आर्मी को समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। आगे देखते हैं नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया।
अब देखते हैं नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804 की जो थी वो देखते हैं। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाए, 1804 की जो संहिता थी उसके अनुसार क्या क्या किया गया था। तो कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। अब जागीरदारी क्या होती है? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। ये जो सरकार को देना पड़ता था, इस जागीरदारी को भी उसने क्या किया था? समाप्त करवाया। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत विकास हुआ था। राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, कुछ क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया था और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दी थी। अब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। अगर ये समान होंगे तो राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपेगी। अगर ये समान नहीं होंगे तो राष्ट्रवाद की भावना जरूर पनपेगी। तो देखते हैं यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे हेब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते थे। आगे देखते हैं यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले। यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। एक उच्च वर्ग जिसे कुलीन वर्ग बोला जाता था, निम्न वर्ग जिसे कृषक वर्ग बोला जाता। आइए देखते हैं उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग क्या थे। कम जनसंख्या, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले, जमींदार यानी कि ढेर सारे खेतों के मालिक और सभी अधिकार दिए जाते थे इनको, जिसको उच्च वर्ग वालों को। अब देखते हैं निम्न वर्ग क्या है। तो कृषक वर्ग, अधिक जनसंख्या। निम्न वर्ग, जमीनहीन यानी कि जमीनें नहीं थी इनके पास, किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए गए थे। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जोड़ा गया जो क्या था? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग क्या था? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति और व्यापारी। पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की उन्होंने मांग की। देखिए क्या है, तो फिर उन्होंने उदारवादी की मांग की, तो उदारवादी राष्ट्रवाद, तो ये क्या है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, कानून के समक्ष सब क्या हो? समान हो। तीसरा है सरकार का पक्षधर। और चौथा है बाजार की स्वतंत्रता। देखिए इसके चलते ही राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1790 में फ्रांस में क्या हुई थी? क्रांति, जो हमने पहले देख ली। इसमें एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसे जॉल बेराइन संगठन कहा गया। जितने भी शुल्क अवरोध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। और मुद्राओं की संख्या पहले कितनी थी? 30, जिसे घटाकर कितना कर दिया? 2। जॉल बेराइन क्या है? तो एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इससे विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी? 2। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का क्या था? प्रतीक था। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद देखते हैं। तो ये 1815 के बाद नए नए रूढ़िवाद को समझाइए, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। देखिए पहला, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया था। और कहाँ लड़ी गई थी ये लड़ाई? वाटरलू की लड़ाई। इसके बाद यूरोपियन सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार बनाए रखना चाहते थे, यानी कि सबको एकजुट रखना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सभी को खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया जिसका नाम वियना समझौता या वियना संधि था। क्या हुआ था इसमें? तीन निर्णय लिए गए थे वियना समझौते में। पहला, कांग्रेस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया जाए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूवों वंश को सत्ता में बहाल किया जाए। और तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा जाए। आगे देखते हैं यूरोप में क्रांतिकारियों को बढ़ावा। देखिए यूरोप में क्रांतिकारी को बढ़ावा कैसे मिला? यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण किया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा, वियना संधि का विरोध और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। अब देखते हैं जूसेपी मैसिनी एक क्रांतिकारी था। और कौन था इसके बारे में देखते हैं, पूछ ले तो। इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप इटली के एकीकरण की भावना को बल मिला था। यह राजतंत्र का घोर विरोधी था। कौन था? जूसेपी मैसिनी। सभी रूढ़िवादी जूसेपी मैसिनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। अब देखते हैं यूरोप में भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण जबरदस्त संख्या वृद्धि, लोगों को गांव से बाहर शहर की ओर प्रस्थान, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। इसी साल को इसी साल में फसल बर्बाद हो गई, खाने की दिक्कत हुई, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी फैल गई। इन सभी कारणों ने इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव देखते हैं। ये यूरोप में देख रहे हैं हम। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी मिली। रोजगार के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। बेरोजगारी व गरीबी कम कर दी गई। आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी के एकीकरण कर दें, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। कब? 1848। किसने की? यूरोपियन सरकार ने। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। इसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लिया और कहा कि एकीकरण करके ही रहेंगे। देखते हैं उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्की था। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। आइए देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हेब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। केवल एक सार्डिया पीठमान में एक इटालवी राजघराने का शासन था। इटली एकीकरण में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो जूसेपी मैसिनी, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखे। इटली का महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिससे इटली के एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र का घोर विरोधी था। अगला है गेरिबाल्टी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सिनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। इसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए।
और अगला है कापूर। कापूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सोर्जिनिया राज का प्रधानमंत्री था, जिसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। आइए अब देखते हैं ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन साम्राज्य अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट तथा ओरिश जैसे ढेर सारे साम्राज्य थे, जिसे नर जातीय कहते हैं, जिसमें बहुत सारे होते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया तथा ब्रिटेन नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा गया। किसको मिला के? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। आगे देखते हैं रूपक क्या है। जब किसी अमूर्त विचार यानी कि लालच, स्वतंत्रता और ईर्ष्या को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो इसे रूपक कहते हैं। 18वीं तथा 19वीं सदी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और राष्ट्रवादी भावना के विकास को मजबूत बनाने में किया जाता था। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह अब साम्राज्यवाद में बदलने लगी थी। यानी कि अब देखते हैं, पहले हमने राष्ट्रवाद देखा, अब साम्राज्यवाद देखते हैं। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य संसाधनों का प्रयोग करके, तो इसे क्या बोला जाता है? साम्राज्यवाद कहा जाता है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत ज्यादा थी। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। उस समय बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे जर्मन, ब्रिटेन, रूस अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे तथा बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए अनेक युद्ध हुए, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। ये जो कारण था, ये किसका कारण था? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का जो अध्याय फर्स्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने विज्ञान के जो सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। अब हम ले रहे हैं हमारे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में ये हमारा पहला चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।